चलिए। हेलो एवरीवन। अपन नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आज का टॉपिक अपन पढ़ेंगे। उस पे सबसे पहले अपन बेसिक टर्म्स देखेंगे कि नेशनल इनकम में कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जो हमें यूज़ करना है। ठीक है, जो हमारे काम आएंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जितने भी हमारे बिजनेसेस में आप मशीन्स देखते हैं, फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं, बड़े बड़े कैपिटल गुड्स देखते हैं जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन में हमें हमारी मदद करते हैं, जो हमें बेनिफिट करते हैं किस चीज़ में, हमारे रेवेन्यू और प्रॉफिट को इंक्रीज करने में। दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमेशा लिया जाता है किसमें? कॉस्ट में। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोले तो कॉस्ट, हमारे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है ये। कि जितना हमने, मान लीजिए हमने मशीन कोई अपने प्लांट में इंस्टॉल कराई, ठीक है, उस मशीन की वैल्यू यदि 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, जब हमने उसको फर्स्ट टाइम खरीदा तो उसकी कॉस्ट क्या थी? दैट इज 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, दैट विल बी अवर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इट इज एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, मतलब डेप्रीसिएशन काटे बिना जो वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट है जो उसकी, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे जब हम इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे जब हम डेप्रीसिएशन के एलिमेंट को लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों? नेट इन्वेस्टमेंट। मशीन जब हम यूज कर रहे हैं, जब हमने जैसे हमारे बिजनेस में एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल कराए, ये डिजिटल बोर्ड मैंने इंस्टॉल कराया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। इसकी कीमत सपोजिटली 2.5 लाख पड़ी। इस 2.5 लाख को जब मैंने पे किया, दैट वाज माय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब बाय द टाइम जब इसको यूज करता जाऊंगा, वेर एंड टेयर होगा, तो इसकी वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस होगी। क्लास 11 डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा ही होगा। इसकी वैल्यू जब रिड्यूस होगी तो हमारे पास उस समय जो इसकी वैल्यू रहेगी, दैट विल बी अवर नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट the cost of the capital goods installed in our premises, business premises। और net investment is nothing but gross investment less depreciation। ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा प्लांट का सेटअप दिख रहा है एक फैक्ट्री पे। ये जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया होगा, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, काफी महंगा आइटम दिख रहा है। ये कर होगा ये 5-7 करोड़ रुपए का या ज्यादा का होगा। चलिए लेट्स अज्यूम कि ये 10 करोड़ रुपए का है। 3 साल बाद जब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, जिस भी मेथड से वो डेप्रीसिएशन लगा रहे होंगे, चाहे एसएलएम चाहे डब्ल्यूडीवी, तो जो भी डेप्रीसिएशन काटने के बाद उसकी वैल्यू बच रही होगी 3 साल बाद, लेट अस सपोज इट इज 10% विथ स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हर साल 1-1 करोड़ डेप्रिशिएट हो रहा होगा, तो 3 साल में कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई? 3 करोड़ रुपया। 3 साल बाद इसकी वैल्यू क्या है? 7 करोड़ रुपीज। दैट विल बी अवर नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो अपन ने दो चीजें क्या देखी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में जरूर इसको उतार लीजिएगा। आइए, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है मार्केट प्राइस, क्या होती है फैक्टर कॉस्ट? लेट अस अज्यूम कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट एक्स। इस प्रोडक्ट को हमारे बनाने की कीमत थी कितना? 10,000। इस प्रोडक्ट को हमने बनाया, इसमें सारी कॉस्ट कंसीडर करी हमने। इसमें रॉ मटेरियल कंसीडर करे, इसमें हमारे लेबर की कॉस्ट हमने अज्यूम करी, इसमें जो अदर खर्चे हमें निकालने अपने भाई बिजनेस में सारे खर्चे हमें रिकवर करने। जैसे हम, हो सकता है हमने वो फैक्ट्री रेंट पे ली हो, रेंट भी एक फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है। हमने लोन लिया होगा, उस पर हम इंटरेस्ट पटा रहे हैं, वो हमारी एक फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है। ये 10,000 रुपये हमने उसको बनाने में लगा दिए। इस पे मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा 2,000 रुपये की, मैं हर आइटम पे 2,000 रुपये कमाऊंगा। क्या हो गया? 2,000 रुपये भी बच्चों फैक्टर कॉस्ट ही है। कैसे? एक फैक्टर होता है ऑन्टरप्रिनरशिप, उस ऑन्टरप्रिनरशिप से जनरेट होने वाली इनकम कौन सी होती है? प्रॉफिट। 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं। आइए अपन देखते हैं 4 तरह के फैक्टर्स। पहले तो ये देखिए, इस पे मैं वापस आऊंगा।
इसको अभी इग्नोर करो, अभी फिर से अपन देखेंगे, अभी वापस आएंगे इस पे। चार तरह के फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर कौन सा? लैंड। हम यदि कोई प्लांट चालू कर रहे हैं, यदि लैंड हमारा नहीं है तो हम लैंड क्या ले लेंगे? लीज, लीज पे। और जिसका लैंड होगा उसको बदले में क्या देंगे? रेंट। ठीक है। सारा काम तो हम कर नहीं सकते, तो भाई हमें लेबर लगाना पड़ेगा, लेबरर्स। जो वो एफर्ट डालेंगे उसको क्या बोलते हैं? लेबर। ठीक है। हमने एक कोई एक्सपर्ट रखा, जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको रखा। ठीक है। उनको बदले में हम क्या देंगे? सैलरी या वेजेस। ठीक है। फिर कुछ पैसा हमने हमारे पास जो था वो तो इन्वेस्ट कर लिया, बदला जो बचा उसको हमने क्या कर लिया? लोन ले लिया। उस लोन पे हम क्या देंगे? इंटरेस्ट। और जो उस धंधे को चलाने वाले कौन रहेंगे? हम, हमारे मैनेजरियल स्किल्स लगेंगे उसमें। क्यों हम अपने मैनेजरियल स्किल्स लगा रहे हैं अपने बिजनेस में? ताकि बदले में हमें क्या मिले उस बिजनेस से? प्रॉफिट। तो चार फैक्टर कौन से हो गए बच्चों? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से जनरेट होने वाली फैक्टर इनकम कौन सी है? रेंट। लेबर से जनरेट होने वाली इनकम कौन सी है? वेजेस। कैपिटल से जनरेट होने वाली इनकम कौन सी है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिला अपने को? प्रॉफिट। तो जिसको मिला उसकी तो इनकम, लेकिन जिसने ये पे किया उसके लिए क्या हो गई? फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर कॉस्ट। आइए वापस आते हैं अपन इस पे। तो सपोजिटली हमने ये 10,000 रुपए का सामान बनाया, इस पे 2,000 रुपए अपन ने प्रॉफिट जोड़ा, दैट इज टू अ फैक्टर कॉस्ट। 12,000 रुपए का ये आइटम हो गया। अब क्या एग्जैक्टली ये 12,000 में बिकेगा मार्केट में? नहीं, इस पे टैक्स भी लगेंगे। कौन से टैक्स? जीएसटी। सेल ऑफ गुड्स वगैरह में जो जितने भी माल वगैरह या सर्विसेज वगैरह अपने देते हैं उस पर टैक्स कौन सा लगता है? जीएसटी। सपोजिटली इसमें जीएसटी लग गया 10%, लेट अस अज्यूम 10%, 1,200 रुपए। अब ये मार्केट में कितने का मिलेगा बच्चों? 13,200 का। तेरह हजार दो सौ का। 13,200। तो मार्केट में ये जिस प्राइस में अवेलेबल है दैट इज मार्केट प्राइस। ये क्या आ गया हमारा? एमपी। एमपी बोले तो मार्केट प्राइस। जिस कॉस्ट पे इसको बनाया गया था ये क्या थी? एफसी बोले तो फैक्टर कॉस्ट। तो द प्राइस व्हाट वी पे फाइनली to the producer or the seller, that is market price. It is the price at which those goods are available for selling in the market. देख लीजिए यहां पर, the market price is the current price at which goods or services can be purchased or sold. The market price of an asset or service is determined by the forces of supply and demand. इसका प्राइस कौन तय करता है? मार्केट फोर्सेस। ठीक है। In other words, it is the price at which products is sold in the market. Market price includes indirect taxes. इस पूरे पॉइंट की जान क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये ठीक है, ये लाइंस में मिटा दूंगा अभी, आप फिर अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, ये देखिए यहां पर 10,000 का आइटम मैंने खरीदा था, फैक्टर कॉस्ट क्या थी यहां पे? फैक्टर कॉस्ट क्या थी? 10,000 में उस गुड्स को प्रोड्यूस किया, सारी कॉस्ट कंसीडर करके 2,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन लगाया, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 12,000। कितनी आ गई? 12,000। अब इस पे मैंने इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना आया? 1,200। तो मार्केट प्राइस क्या आ गई? 13,200 रुपया। ठीक है। सो बेसिकली इसमें एक चीज और माइनस होती है। सपोज सरकार हमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है। इकोनॉमिक बेनिफिट यदि कोई सरकार किसी प्रोड्यूसर को या किसी कंज्यूमर को देती है तो वो क्या कहलाता है बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडी। ठीक है। कि भाई कोई प्रोडक्ट मार्केट में यदि मिल रहा है और यदि वो एक नॉर्मल कंज्यूमर को वो महंगा पड़ रहा है, तो कुछ बेनिफिट जो यूटिलिटी का आइटम है जैसे गैस सिलेंडर्स,
अपने यहाँ सरकार उसको एक्चुअल प्राइस पे अपने को नहीं मिलता है, वो उस पर सरकार कुछ सब्सिडी देती है, ठीक है, 200 रुपये 250 रुपये, एग्जैक्टली मेरे को फिगर नहीं पता, बट सरकार उस पर कुछ सब्सिडी देती है। तो ये सब्सिडी क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट, बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि हमने फैक्टर कॉस्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई, सब्सिडीज घटाई, सब्सिडी मिली ना हमको तो उसकी कॉस्ट कम भी तो हो गई, सब्सिडी हमने लेस कर दी तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? ये हो गया मार्केट प्राइस। क्या हो गया? मार्केट प्राइस। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को कंबाइंड रूप से क्या बोला जाएगा? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी बोले तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोला जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्स ने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाया, सब्सिडी ने कम किया, फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट जो एक रिजल्ट आया, दैट इज अवर मार्केट प्राइस। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फैक्टर कॉस्ट पे जब हम एनआईटी को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? मार्केट प्राइस। अब यहीं से अल्टा पल्टी करना और कुछ नहीं करना है। देखिए एफ सी इज इक्वल टू, सॉरी, फैक्टर कॉस्ट पे जब हम एनआईटी जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारे पास? मार्केट प्राइस। अब भी अपन ने देखा। एंड व्हाट इज एनआईटी बाय द वे? एनआईटी इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? यही जीएसटी वगैरह अपना, ठीक है। डिटेल में गवर्नमेंट बजट चैप्टर में समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। अब एनआईटी क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अपन बात कर रहे थे इसकी कि फैक्टर कॉस्ट पे यदि हम एनआईटी को जोड़ दें तो क्या आता है हमारा? मार्केट प्राइस। और अब यदि हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? अल्टा पल्टी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे कि मार्केट प्राइस में से एनआईटी को हमने जब माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और यदि हमें एनआईटी निकालना है, भैया एनआईटी तो निकाल ही सकते हैं ना, इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी। नहीं 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 नहीं, यदि हमें इस अप्रोच से यदि एनआईटी निकालना है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू एमपी। एनआईटी को छोड़ो वहीं पे, मार्केट प्राइस में से एन फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर दो तो क्या आ गया हमारा? फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर दो तो क्या आ गया हमारा? एनआईटी। मैंने क्या बता, ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स में या एब्रीविएशंस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आगे इसका रेलेवेंस है। जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, तब ये हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आइए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। डोमेस्टिक क्या है? सम टोटल, सभी का सम ऑफ फैक्टर इनकम्स। व्हाट आर द फैक्टर इनकम्स? ये जो हमने अभी पढ़ा, कौन सी फैक्टर इनकम्स होती हैं? रेंट, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये क्या हो गई हमारी? फैक्टर इनकम्स। जनरेट, सारे फैक्टरों से जनरेट होने वाली जो इनकम है दैट इज अवर फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम को जब हम सम टोटल कर देते हैं तो क्या आ जाता है? डोमेस्टिक इनकम। नहीं, सिर्फ इतना नहीं, जनरेटेड यानी वो इनकम पैदा कहां पर हो रही है? इनकम बन कहां रही है? पैदा होना, एक्चुअल में पैदा होना नहीं, पैदा होना, जनरेट होना। वो वहां पे उसका उस सोर्स क्या है उस इनकम का? कहां से वो इनकम बन रही है? वो इनकम बन रही है कहां से? डोमेस्टिक टेरिटरी से। अब व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? यहां तीन चीजें हैं। पहला तो सम करना, दूसरा किनका सम करना? फैक्टर इनकम्स का। कौन सी फैक्टर इनकम? जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही हो, जिनका ओरिजिन कहां से हो रहा हो, जनरेशन कहां से हो रहा हो? डोमेस्टिक टेरिटरी से।
तो देखो फैक्टर इनकम अपन ने समझ लिया, सम टोटल भी समझ लिया, जनरेशन भी समझ लिया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, आइए डोमेस्टिक टेरिटरी देखते हैं अपन क्या होती है। जैसे अपन इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बात करें तो क्या है इंडिया, व्हाट इज इंडिया? इंडिया क्या है? इंडिया अपन देखते हैं सबसे पहले। इंडिया जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ये देख लो आप। देखिएगा ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है अपनी देश की, ये यहां से पूरा गया हुआ हमारा है, ठीक है ना। ये तो ग्लोबली है, मैप के, ग्लोब के थ्रू देख रहा है या सैटेलाइट इमेज है, इसको मैप के थ्रू समझें यदि, तो ये देखिए ये जो हमारा है पहला है पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जो अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, ये क्या बता रहा है कि ये इंडिया है, ठीक है। ये तो जो इंडिया है वो आपको दिख ही रहा है कि ये इंडिया है, ठीक है ना। ये यहां से पूरा, ये पूरा आपको इंडिया दिख रहा है, ठीक है। और ये एक रीजन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी क्या हो गया, इंडिया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारी क्या, पहला पॉइंट कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो हमारी इंडिया है, ठीक है। अब कुछ समुद्र भी अपना होता है, इंडियन सी या इंडियन सी वाटर्स भी, इंडियन वाटर्स भी कहलाते हैं इसको। कुछ समुद्र भी है वो अपना होता है। समुद्र कितना, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। केवल लैंडमास अपना नहीं है, कुछ समुद्र भी है वो अपना है। समुद्र कितना, 200 नॉटिकल माइल्स। फॉर योर नॉलेज 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर्स, यानी हमारी बॉर्डर से 370 किलोमीटर तक का जितना भी समुद्र है, ठीक है, वो किसका है, इंडिया का है। अब समुद्र में कई मिनरल्स, नेचुरल गैसेस, ये सब पाए जाते हैं। अब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे भाई? ऐसा तो करोगे नहीं कि नाव में लेके जा रहे हो सटक, एक बाल्टी, ठीक है, एक मछुआरा पकड़ के सटक डाल के चूस रहा है, बाल्टी में थूक रहा है, ऐसा तो करोगे नहीं। उसके लिए हमें लगाने पड़ेंगे क्या, बड़े बड़े प्लांट्स। ये सब ओएनजीसी वगैरह के, रिलायंस वगैरह के बड़े बड़े प्लांट समुद्र में बने हुए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन। किसका एक्सट्रैक्शन, ऑयल्स और नेचुरल गैसेस का। तो ये जो समुद्र भी है ये भी किस में आएगा, इंडिया में। इस अप टू 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो किसके हैं, इंडिया के हैं। फिशरीज का बहुत बड़ा बिजनेस है ना। मछली पकड़ते हैं या मछलियां लेके आ रहे हैं, वो कहां से, समुद्र से हो रहे हैं। तो ये एरिया क्या कहलाता है बच्चों, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भी हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉइंट नंबर 2, कि सिर्फ लैंडमास अपना नहीं है, समुद्र भी अपना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इंडियन एम्बेसीज इन अब्रॉड। क्या होता है, जितने भी ये टुच्चे टुच्चे आतंकवादी संगठन है ना, जिनके पास पैसा नहीं है, दम नहीं है कि इंडिया में घुस के हमला करे, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो उस देश के एम्बेसी में बम फोड़ देते हैं जाके, ठीक है। एग्जाम्पल बड़ा खतरनाक है लेकिन आपको समझ में आएगा इससे, कि कई बार क्या होता है, पाकिस्तान में जो हमारी एम्बेसीज हैं, ठीक है। अब एम्बेसी क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाई चांस आप कहीं घूमने गए, ठीक है, घूमने गए बैंकॉक, बैंकॉक सुन के यदि हंसी आ रही है तो बर्बाद हो चुके हैं आप, ठीक है। यदि आप बैंकॉक गए और बैंकॉक में आपका पासपोर्ट या वीज़ा गुम गया, अब आपको वापस आना है इंडिया, आपके पास तो मेन डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो उस समय आपकी मदद कौन करता है, उस देश के रिप्रेजेंटेटिव्स जो सरकार ने वहां पे अपॉइंट करके रखे हैं, उस ऑफिस का नाम है एम्बेसी, ठीक है। ये आपको बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया है कि जैसे हर देश में, जैसे पाकिस्तान की भी एम्बेसी हमारे यहाँ दिल्ली में है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कई बार कोई भी आतंकी संगठन, कई बार जैसे पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसीज पे कई बार बम फेंक दिए, बम फोड़ दिया वहां पे। क्यों फोड़ दिया, क्योंकि वहां पे अटैक करना यानी अपने आप में वो क्या इंडिकेशन है कि आपने इंडिया पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो कोई भी देश में
जैसे हमारी कोई एम्बेसी है तो वो इटसेल्फ क्या माना जाएगा कि वो इंडिया का पार्ट है, वो जगह इंडिया नहीं कहलाएगी, लेकिन वो इक्विवेलेंट टू इंडिया कहलाएगा कि उधर पे कुछ हो रहा है या वहां पे कोई आदमी है वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, वो इंडियन, यदि वहां पे हाई कमिश्नर जो भेजे गए हैं वो कौन है, इंडियंस हैं, ठीक है, तो वो इटसेल्फ क्या माना जाएगा, इंडिया। नेक्स्ट, अब मान लीजिए स्पाइस जेट, स्पाइस जेट एक अपने यहाँ की एयरलाइंस है, उनकी मान लीजिए फ्लाइट चल रही है यूएस टू ऑस्ट्रेलिया। फ्लाइट कहाँ से चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उनकी फ्लाइट कहाँ चल रही है, अमेरिका से ब्राजील। उनकी फ्लाइट चल रही है यहाँ से रशिया, ठीक है, आसपास ही होगा, ठीक है। बट वहाँ पे जो उसका स्टाफ है वो हवा में है, ठीक है ना। वो कमा कौन रहा है भैया, वो तो यहाँ से यहाँ निकल ली है, इंडिया में तो कोई लेना देना नहीं है भैया। वो रजिस्टर्ड एयरलाइंस कहाँ की है, इंडिया की है। वो शिप रजिस्टर्ड कहाँ पे है, यहाँ पर है। वो प्लेन्स रजिस्टर्ड कहाँ पर है, अपने देश में है, यहाँ पर है। तो ये शिप्स और एयरक्राफ्ट जब भी हवा में है, मतलब वो समझ जाओ वो इंडियन प्लेन ही है, वो भी इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, मिलिट्री कैंप्स अब्रॉड, इसकी एक कहानी सुन लो 5 मिनट में फटाक से, ठीक है। ये आदमी कौन है, ये आदमी को यदि नहीं जानते हो तो ये बता दें, ये आज तक का सबसे खतरनाक इंसान है, ओसामा बिन लादेन। बड़ा ही फिरोशियस टेररिस्ट था जिसने 9/11 जैसा खतरनाक आतंकी हमला किया था। 2 प्लेन्स क्रैश कर, हाईजैक करके क्रैश कर दिया था इन लोगों ने। कहाँ पे, ये बिल्डिंग का नाम क्या है, ट्विन टावर्स। दो हजार एक की घटना है, 2001 या दो एक की घटना है शायद, हाँ। अब इसकी धुनाई मची, सर्च चालू हुआ कि ये कहाँ है, ठीक है। ये इसकी बड़ी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन थी, अल कायदा। अलकायदा के चीफ थे ये, इन्होंने ये टेरर अटैक प्लान किया था। अब इनको पता चला, अमेरिकन एजेंसीज को, कि ये व्यक्ति पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के इस रीजन में है। यहाँ कोई एक शहर था जिसका नाम है एबटाबाद। इनको कंफर्म हो गया 2011 में, ईयर था 2011, उनको पता चल गया कि ये कहाँ पर है, एबटाबाद में। अब इसको खत्म करना है, पूरा सैटेलाइट इमेजेस आ गई इसके घर की, कितने लोग हैं वहां पर, क्या क्या वहां पर, क्या क्या उस घर के फीचर्स हैं, ठीक है, वहां पे क्या कैसी बाउंड्री है, कैसा नक्शा है, ये सब उनको उस घर का मिल गया सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। बस अब प्लान एग्जीक्यूट करना था, इसको घुसना था और जाके मारना था, ठीक है। कहाँ अमेरिका है, आपने वर्ल्ड पे मैप पे देखा अभी, अमेरिका यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है। 1.5 घंटे में मार के आ गए थे। 1.5 घंटे में ये मार के आए थे, कैसे? हम्म बताओ। भैया क्या हुआ था उस समय, ये कौन सा देश है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान रीजन है ये, ठीक है। अफगानिस्तान में अमेरिका की आर्मी के कैंप लगे हुए थे, वहां से उनको ऑर्डर किया गया, यहाँ पर कैंप्स थे उस समय। तालिबान की वजह से वहां पे अमेरिकन आर्मी ने अपने बहुत सारे कैंप लगाए हुए थे। उनको खबर मिली कि यहाँ पे एबटाबाद है जहाँ पे लादेन छुपा हुआ है, लादेन को जाके मारना है। एक ऑपरेशन बनाया गया, नेपट्यून स्पीयर। पूरी अमेरिका की फौज 2 चॉपर्स लेके गई एबटाबाद, लादेन को घुसी और मार के आ गई।
ये कहानी सुनाने का सेंस क्या है कि कई बार क्या होता है, हमारी आर्मी भी कुछ ना कैंप्स बनाती है दूसरे देश में जाके। जैसे 1987 में हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे, उन्होंने अब पीस फोर्स भेजी थी कहाँ पर, श्रीलंका में। ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका चीफ ये है वी प्रभाकरण। चीफ ऑफ LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एंड इलम। ये लोग एक अलग देश चाहते थे श्रीलंका से, तमिल राष्ट्र। वहां पे ये लोग बहुत आतंक मचाए हुए थे, तो हमारे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर जो उस समय थे, उन्होंने पीस फोर्स भेजी थी। वहां पे कैंप्स लगे थे कोलंबो और जाफना रीजन में। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमारा जो सरकार रहती है वो कैंप्स, मिलिट्री के या फोर्सेस के कैंप दूसरे देश में भेजती है। दूसरे देश में क्यों भेजती है? हाँ, वहां पे कुछ यही ऐसी पीस फोर्सेस भेजेगी, वहां पर शांति लाने के लिए कुछ करेगी, या वहां पे कुछ उनके ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह लगेंगे। इस वजह से वो सोल्जर्स किसके लिए काम कर रहा है? अपने देश के लिए काम कर रहा है। ठीक है, भले वो दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, अपने देश के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो पार्ट क्या कहलाएगा? वो कैंप इंडिया। एक्चुअल में वो इंडिया नहीं बन जाएगा कि पता चला अमेरिका की फोर्सेस यहाँ आपके शहर में आ गई और आप बोलो कि कहाँ रहते हो? अमेरिका में। ऐसा नहीं होता। वो कैंप नेशनल इनकम के पर्पस के लिए क्या कहलाएगा? इंडिया। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अपन ने 5 एलिमेंट पढ़ लिए। पहला एलिमेंट कौन सा? पॉलिटिकल बाउंड्रीज। दूसरा सी बेड, बीड लिख दिया मैंने। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। तीसरा इंडियन एम्बेसीज। इन अब्रॉड। चौथा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये मैं इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा हूं। पांचवा मिलिट्री कैंप्स अब्रॉड। ये सब क्या माने जाएंगे? इंडिया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।